हिमाद्री तुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमृत्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी। अराती सैन्य सिंधु में सुवाड़ वाग्नि से झलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ पर एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ हमेशा की तरह मनीष बाजपेयी, और आज अपने इस खास कार्यक्रम में जिनका जिक्र हम करने वाले हैं, उनके कदमों की आहट दुनिया सुन रही है। जब उनकी भ्रुकुटी तन जाती है तो देश के दुश्मनों के छक्के छूट जाते हैं, और जब वो मोहब्बत से गले मिलते हैं तो न जाने कितने कैमरों के फ्लैश एक साथ क्लिक हो जाते हैं और अगले दिन अखबारों की सुर्खियां बन जाते हैं। जी हाँ, जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के जनक हैं, जो समस्त देश की ऊर्जा के संचार के केंद्र में हैं और पूरा देश उनकी ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो रहा है, उनसे प्रेरणा ग्रहण कर रहा है, हम उनकी बात करने वाले हैं आज अपने इस खास कार्यक्रम में। क्योंकि ये बहुत मुकद्दस मौका है, ये बहुत पाक अवसर है, ये परम पुनीत पावन दिन है हम सब के लिए, क्योंकि 17 सितंबर को उनका जन्मदिन है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की, और बात इसलिए भी क्योंकि पूरे देश को मिला है एक नेतृत्व, भरोसेमंद नेतृत्व, जिनका है प्रखर व्यक्तित्व। एक नेतृत्व, प्रखर व्यक्तित्व। साधारण से निर्धन परिवार में जन्मा एक बालक अगर देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचता है तो इसके अनेक कारण समझ में आते हैं, लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण जो समझ में आता है वो भारत की लोकतंत्र की कहानी को जीवंत करता है, चरितार्थ करता है और उसकी सशक्तता को व्यक्त करता है। लेकिन इसके साथ ही साथ उस बालक के मन में उसकी अदम्य इच्छा शक्ति, उसके साहस का परिचय भी देता है, क्योंकि वो फर्श से अर्श तक की यात्रा को तय करता है। और ये इतना आसान नहीं होता है। तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी रहकर, तमाम अपने विपरीत हालातों को झेलकर, अपने विपरीत पूरे के पूरे वातावरण को झेलकर वो व्यक्ति आज देश का न केवल नेतृत्व कर रहा है, बल्कि देश उसके नेतृत्व में इस स्थिति में आ खड़ा हुआ है कि पूरे विश्व का नेतृत्व करने में वो सक्षम हो रहा है। जी हाँ, ऐसी ही कुछ कहानी है हमारे प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं
इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। पीजीआईआई आने वाले समय में भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। जब हम कनेक्टिविटी का इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं, तब हम आने वाली पीढ़ियों के सपनों के विस्तार के बीज बो रहे हैं। This is a big deal. This is a real big deal. And I want to thank you, Mr. Prime Minister. One Earth, one family, one future. That's the focus of this G20 summit. We commit to invest alongside with you on this road, and this is a very important project from Asia through Middle East to Europe to offer big opportunities and connect people. लगातार इस कार्यक्रम में हम आपको एक भारत श्रेष्ठ भारत के तमाम उन पड़ावों के बारे में बता रहे हैं, उन मंत्रों के बारे में बता रहे हैं जिनमें हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। कहीं मत जाइए आप, मिलते इस छोटे से ब्रेक के बाद में, क्योंकि अभी कुछ और भी है जो बताना बाकी है। खबर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती है हौसला, बढ़ाती हैं आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज़ पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी। देश अब अमृत महोत्सव से होता हुआ अब अमृतकाल में पहुंच गया है और निश्चित तौर पर देश अपनी तमाम उपलब्धियों का जश्न मना रहा है, वो भी जो हमने प्राप्त की हैं और वो भी जिनको हम प्राप्त करने वाले हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो आयोजन कह सकते हैं वो है देश के शहीदों को नमन करना, ये एहसास कराना कि वाकई देश का एक एक गांव और देश के एक एक जन से ये पूरा देश बनता है। और ऐसा हो रहा है एक कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश, और ये वो कार्यक्रम है जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों से मिट्टी लाकर देश के केंद्र में यानी कि देश की राजधानी दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल के पास में वहाँ पे एक अमृत कलश वाटिका बनाई जाएगी, एक अमृत वन बनाया जाएगा जो कि पूरे भारत का परिचायक होगा और यहाँ पर दिखेगा एक भारत श्रेष्ठ भारत का दर्शन।
साथियों, आज जब देश में चारों तरफ अमृत महोत्सव की गूंज है, 15 अगस्त पास ही है, तो देश में एक और बड़े अभियान की शुरुआत होने जा रही है। शहीद वीर वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू होगा। इसके तहत देश भर में हमारे अमर बलिदानियों की स्मृति में अनेक कार्यक्रम आयोजित होंगे। इन विभूतियों की स्मृति में देश की लाखों ग्राम पंचायतों में विशेष शिलालेख भी स्थापित किए जाएंगे। इस अभियान के तहत देश भर में अमृत कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। देश के गांव-गांव से, कोने-कोने से 7500 कलशों में मिट्टी लेकर ये अमृत कलश यात्रा देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेगी। ये यात्रा अपने साथ देश के अलग-अलग हिस्सों से पौधे लेकर भी आएगी। 7500 कलश में आई माटी और पौधों से मिलाकर फिर नेशनल वॉर मेमोरियल के समीप अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। यह अमृत वाटिका एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी बहुत ही भव्य प्रतीक बनेगी। जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत का जिक्र करते हैं तो पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण भारत आध्यात्मिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर हमें एक दिखता है और हम उन बिंदुओं का जिक्र करते हैं, उन मंत्रों का जिक्र करते हैं जिसमें पूरा भारत एक रूप से आबद्ध होता हुआ दिखता है। और इसमें कहीं ना कहीं भारत के भौतिक स्वरूप का भी हम लगातार जिक्र करते रहते हैं। पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से भारत के आधारभूत ढांचे में तरक्की हुई है, निर्माण कार्य हुए हैं, भारत के तमाम राज्यों के तमाम शहरों में जो हमने निर्माण कार्य लगातार देखा है, वो इस बात की गवाही दे रहा है किस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है। और निश्चित तौर पर ये कुशल मार्गदर्शन रहा है हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। अब हमारे पृष्ठभाग में आप जो देख रहे हैं संसद भवन, ये अब अतीत की धरोहर बनने वाला है। क्यों? उसकी वजह साफ है, क्योंकि नया संसद भवन बनकर तैयार है और अब जो भी सदन की कार्रवाइयाँ होंगी, जो भी संसद भवन में जो भी कार्रवाइयाँ होंगी, वो अब नए संसद भवन में होंगी। और निश्चित तौर पर वक्त की मांग थी, ज़रूरत थी और इस आवश्यकता पर ध्यान दिया हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने। पिछले कई सालों से इस बात की ज़रूरत महसूस की जा रही थी, लेकिन जो अब तक नहीं हुआ वो अब हो रहा है। और इसीलिए लगातार हम कह रहे हैं कि भारत बदल रहा है। बदलते समय के साथ भारत बना विश्व का सबसे विशाल लोकतंत्र, जिसका साक्षी बना हमारा संसद भवन। करीब एक शताब्दी पहले 1927 में औपनिवेशिक हितों के लिए ये काउंसिल हाउस बना। देश आजाद हुआ, ये भारत की संसद बनी, यहीं पर हमारा संविधान रचा गया। आज यहीं से लोकसभा के 545 और राज्यसभा के 245 सदस्य भारत के नागरिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। विचार विमर्श की तंदुरुस्त प्रक्रिया से देश को दिशा दिखाती है ये गोल आकार संसद। इतिहास की कई अभूतपूर्व उपलब्धियों का साक्षी संसद भवन। समय के साथ यहां पर्याप्त जगह और सुविधाओं का अभाव होने लगा था। आधुनिक तकनीक का क्रियान्वयन चुनौतीपूर्ण हो रहा था। ऐसे में विगत कई दशकों से कई सरकारों ने नए भवन की आवश्यकता को महसूस किया, पर इसे साकार करने का साहस किया गया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। और 10 दिसंबर 2020 को संसद के नवनिर्मित भवन की आधारशिला रखी गई। 2.5 वर्ष से भी कम समय में 65,000 वर्ग मीटर में फैले इस भवन का लगभग 60,000 श्रमवीरों द्वारा
23 लाख मानव दिवस से भी अधिक सृजित रोजगार से निर्माण कार्य पूरा किया गया, जो अपने आप में कीर्तिमान है। भारतीयों द्वारा भारतीयता के विचार से ओतप्रोत भारत के संसद भवन के निर्माण का शुभारंभ हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के सबसे अहम पड़ाव में से एक है। नए भारत के हर नागरिक की आकांक्षाओं और उज्जवल भविष्य को समर्पित संसद के नए भवन का निर्माण मौजूदा संसद भवन के प्रांगण में ही किया गया है। आने वाले समय में संसद के नए और मौजूदा भवन एक दूसरे के पूरक होंगे। इस भवन में प्रवेश के 6 द्वार हैं, जो भारतीय सभ्यता के अनुसार प्रकृति को अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। मकर और हंस यानी जल को नमन, शार्दुल और गरुड़ यानी नभ को नमस्कार, अश्व और गज यानी थल को प्रणाम। संसद के नए भवन का नया विराट लोकसभा कक्ष, जो राष्ट्रीय पक्षी मोर से प्रेरित है। इसका आकार मौजूदा लोकसभा से लगभग 2 गुना बड़ा है। नया राज्यसभा कक्ष राष्ट्रीय पुष्प कमल से प्रेरित है। जिसका आकार भी मौजूदा राज्यसभा कक्ष से लगभग 1.5 गुना बड़ा है। ये भवन देश की जनता को समर्पित है। इसलिए लोकसभा और राज्यसभा में जनता के स्वागत के लिए विशाल दर्शक दीर्घा का निर्माण किया गया है। अत्याधुनिक डिजिटल उपकरण दोनों सदनों की सुविधाओं को नया आयाम देते हैं। यहां सदन की कार्यवाही को विभिन्न भाषाओं में सुना और पढ़ा जा सकता है। सदस्यों के लिए बायोमेट्रिक की सुविधा है। वोटिंग के परिणाम और सदन की कार्यवाही के प्रसारण के लिए विशाल मल्टीमीडिया डिस्प्ले, ऑटोमेटिक कैमरा कंट्रोल और कमांड सेंटर का भी निर्माण किया गया है। ये नया स्मार्ट भवन पूरी तरह से पेपरलेस है। इस भवन के एक भाग में लोकसभा है, दूसरे में राज्यसभा। और इस भवन का केंद्र समर्पित है हर भारतीय को, जिनके लिए सेंट्रल फॉयर में बना है संविधान कक्ष, जहां वे भारत में लोकतंत्र के अतीत से वर्तमान की यात्रा का अनुभव कर सकते हैं। यहीं भारत के संविधान की डिजिटल प्रतिरूपी भी रखी गई है। इसी सेंट्रल फॉयर में ऊपर की त्रिकोणीय छत से सूर्य की किरणें ब्रह्मांड का भ्रमण करते हुए पेंडुलम क्लॉक पर गिरती हैं। ये किरणें बरगद के पेड़ को नहलाती हैं और सदस्यों के लिए निर्मित कक्ष, पुस्तकालय, भोजन कक्ष में फैल जाती हैं। आत्मनिर्भर भारत के प्रतीक इस भवन के निर्माण में भारत के हर भाग ने अपनी भागीदारी निभाई है। कहीं महाराष्ट्र की सागौन की लकड़ी सजी है, उन्हीं से दोनों सदन में अशोक चक्र भी बना है। कहीं राजस्थान का शानदार स्टोन वर्क, कहीं उत्तर प्रदेश की कालीन बिछी है, कहीं त्रिपुरा की बैम्बू वुड फ्लोरिंग, वहीं सफेद मार्बल गुजरात से आया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से प्रेरित सभी वर्गों, प्रांतों ने मिलकर बनाया है ये भवन। इस बदलते हुए भारत में बहुत कुछ बदल रहा है।
बहुत सूक्ष्म तरीके से जब हम इसका अवलोकन करते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारे प्रतीक हैं, खास तौर से जो गुलामी के दौरान जो हमारे प्रतीक आज तक रहे हैं वो भी बदल रहे हैं। अब आप भी ये सोचते होंगे कि आखिरकार क्यों? बड़ा जवाब है इसका। प्रतीकों के बदलने से भाव बदलता है और भाव बदलने से प्रभाव बदलता है, और जब भारत के जन जन का भाव ये बदलता है तो फिर भारत का प्रभाव बदलता है। और इस बदलते हुए भारत का प्रभाव हम देख रहे हैं किस तरीके से दुनिया अब भारत के समक्ष नतमस्तक होती हुई दिख रही है। और इन सब के पीछे बड़ी वजह कौन है? ये सोच कहां से आ रही है? ये समझ कहां से पैदा हो रही है? ये जो सब कुछ बदलाव हम देख रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? अभी हम जिस जगह मौजूद हैं ये कर्तव्य पथ है। पुराना नाम तो शायद अब हम बोल भी नहीं रहे हैं, लेकिन अगर हम कर्तव्य पथ बोल रहे हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में एक शब्द आता है और वो है कर्तव्य। कर्तव्य क्यों, किस लिए और किसके प्रति? जाहिर सी बात है, देश के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति। अभी तक अधिकारों को लेकर इस देश में हमेशा मांग होती रही है। कभी कर्तव्यों को लेकर कोई सम्मेलन हो तो बहुत अच्छी बात है, कर्तव्यों को लेकर कोई आंदोलन हो तो बहुत अच्छी बात है, और कर्तव्यों को लेकर हम देश के नागरिक अगर जागरूक हों तो शायद ये देश बदल जाएगा और एक बार फिर से ये देश सोने की चिड़िया कहलाएगा। स्वागत है आपका भारत के कर्तव्य पथ पर। आजादी के 75 साल बाद गुलामी की याद दिलाते राजपथ और सेंट्रल विस्टा जैसे नामों से देश मुक्त हुआ। आधुनिक भारत, आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक कर्तव्य पथ। इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन और नए संसद भवन की ओर ये कर्तव्य पथ प्रतिबिंब है विश्व पटल पर अपनी नई पहचान बनाते, तेजी से विकास करते नए भारत का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से विकसित ये क्षेत्र विश्व मानचित्र पर भारत की अमिट छाप छोड़ता है। ये आजादी के अमृत काल में देश को समर्पित एक बेमिसाल सौगात है। गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ ये क्षेत्र सेंट्रल विस्टा के नाम से 13 फरवरी 1931 को देश को मिला था। स्वतंत्रता के 75 साल में इसका स्वरूप तो बदला, लेकिन 2022 के भारत के अनुरूप इसमें कुछ अहम बदलाव जरूरी थे। इसके पुराने स्वरूप में मौजूद गुलामी की याद दिलाते अवशेषों से अमृत काल में मुक्ति जरूरी थी। एक भारत श्रेष्ठ भारत की यात्रा लगातार चल रही है अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, और उनसे लगातार हम प्रेरणा ग्रहण कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो गया इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करने का। दीजिए मुझे अनुमति, लेकिन इस वायदे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।